Good morning, all of you. Myself, Dr. Balbir Singh, Assistant Professor, जैन विश्व भारती संस्थान लाडनू। आज इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम राजनीति विज्ञान की एक महत्वपूर्ण अवधारणा आदर्शवाद के बारे में कुछ चर्चा करेंगे, इसको स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। आदर्शवादी विचारधारा विशेष रूप से राज्य और व्यक्ति के आपसी संबंधों को स्पष्ट करती है और इस विचारधारा में प्राय यह माना जाता है कि व्यक्ति और राज्य में कोई गतिरोध नहीं है और न ही कोई विरोध की स्थिति। व्यक्ति राज्य का अभिन्न अंग है और राज्य व्यक्ति का विराट रूप है। और कुछ यह भी मानते हैं कि राज्य सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोच्च है और उसकी तुलना या उसे ईश्वरीय उपमा दी है। राज्य को पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार भी मानना है। इसके अलावा कुछ विचारक ये मानते हैं कि राज्य कोई बल के माध्यम से नहीं, कोई दबाव से नहीं, बल्कि व्यक्तियों की इच्छा का परिणाम है। तो कुछ विचारक यह मानते हैं राज्य का आधार इच्छा है, शक्ति नहीं। इस प्रकार आदर्शवादी विचारधारा में राज्य और व्यक्ति के संबंधों को स्पष्ट करते हुए दोनों को पूरक माना गया है और राज्य को सर्वोपरि संगठन के रूप में स्वीकार किया गया है, क्योंकि अलग अलग विचारधाराओं में राज्य और व्यक्ति के बारे में विचारकों ने अपना अलग अलग दृष्टिकोण दिया है। आदर्शवादी विचारधारा की शुरुआत सबसे पहले जर्मन से मानी जाती है और वहाँ फ्रैंक स्कूल को आदर्शवाद का आधार जनक माना जाता है। राजनीतिक चिंतन में या हम यूँ कहें राजनीतिक विश्लेषण में आदर्शवादी विचारधारा के साथ शुरुआती संबंध प्लेटो का माना जाता है और इसी कारण राजनीतिक चिंतन में प्लेटो को एक काल्पनिक और आदर्शी विचारक की श्रेणी में रखा जाता है। आदर्शवादी विचारक कौन कौन है, तो पहले हम उन विचारकों का नाम स्पष्ट करें। उनमें हम प्लेटो का नाम ले सकते हैं, थॉमस मोर का नाम ले सकते हैं, हेगल का नाम ले सकते हैं, टी.एच. ग्रीन का नाम ले सकते हैं, बर्नार्ड बोसांके का नाम ले सकते हैं और ब्रेटलो भी आदर्शवादी विचारक माना जाता है। इस प्रकार इन विचारकों ने एक अपनी धारणा राज्य और व्यक्ति के बारे में स्पष्ट की, अर्थात राज्य और व्यक्ति के संबंधों के बारे में इन विचारकों की एक राय, एक मत, एक धारणा या हम कहें इनकी एक समान विचारधारा पाई जाती है। आदर्शवादी विचारधारा का शाब्दिक अर्थ देखें तो इसको इंग्लिश शब्द आइडियोलॉजी के नाम से पुकारा जाता है। आइडियोलॉजी शब्द आइडिया से बना है जिसका अर्थ होता है विचार। विचार शब्द का राजनीतिक चिंतन में यह है अर्थ कि विचार ऐसा है जो यथार्थ से नहीं है, जिसका संबंध वास्तविकता से नहीं है और जिस बात को हम केवल विचारों में स्वीकार कर सकते हैं, हम उसको केवल अपने मानसिक स्वरूप में स्वीकार कर सकते हैं। यथार्थ जीवन, वास्तविक जीवन में वैसा संभव नहीं है। या हम यूँ कहें कि आदर्शवादी विचारधारा में ये माना जाता है कि न व्यक्ति नैतिक होगा, समाज नैतिक होगा और राज्य रूपी जो सत्ता होगी उसमें जो शासक होंगे वो भी सब नैतिक होंगे। तो मेरे हिसाब से इस प्रकार की बात प्राचीन काल में भी, आज के युग में भी और आगामी काल में भी यथार्थ में तो संभव नहीं होगी और एक आदर्श राज्य इस प्रकार की स्थिति कहीं समाज में नहीं आ सकती कि समाज के सारे व्यक्ति नैतिक बने रह सकें या नैतिक बन जाएंगे। इस प्रकार की प्रवृत्ति यथार्थ में संभव नहीं है, या हम यूँ कहें ऐसी स्थिति यथार्थ में लाना संभव नहीं है। तो इस प्रकार आदर्शवादी विचारधारा का संबंध है से नहीं है, चाहिए से है का अर्थ है वास्तव में कैसा है, चाहिए का अर्थ है वह कैसा होना चाहिए। तो आदर्शवाद का संबंध है से न होकर चाहिए से है, जिसका संदर्भ ये है
कि वास्तव में राज्य और व्यक्ति के संबंध कैसे होने चाहिए, एक आदर्श राज्य किस प्रकार बन सकता है, या राज्य आदर्श स्थिति में कैसे आ सकता है, इस प्रकार की जो विचारधारा है वो आदर्शवादी विचारधारा कहलाती है। इसमें विभिन्न शासन प्रणालियों के बारे में बात कही गई है, कौन सी शासन प्रणाली श्रेष्ठ है, कौन सी शासन प्रणाली लागू हो सकती है, किस प्रकार के तरीकों के माध्यम से एक आदर्श राज्य की स्थापना की जा सकती है, ये सारे विचार आदर्शवाद में हमें देखने को मिलते हैं। तो आदर्शवादी विचारधारा का संबंध मुख्य रूप से यथार्थ से न होकर आदर्शी धारणा से है, काल्पनिक धारणा से है, या हम कहें विचारों से है। तो आदर्शवाद का संबंध चाहिए से है से नहीं, अर्थात वास्तव में कैसा होना चाहिए ये है, न कि वास्तव में कैसा है इसके ओर इनका कोई ध्यान नहीं है। तो आदर्शवादी विचारधारा आदर्श और काल्पनिक विचारधारा ही इस कारण मानी जाती है। दूसरी बात हम कहें, इन विचारकों ने अपनी अपनी रचनाओं में राज्य के बारे में, व्यक्तियों के बारे में अलग अलग अपने विचार दिए हैं। जैसे प्लेटो ने अपनी रचना रिपब्लिक में यह माना है कि राज्य सर्वोच्च संगठन है, राज्य व्यक्तियों का विराट रूप है, और प्लेटो ने तो अपने ग्रंथ में विभिन्न सिद्धांत भी प्रतिपादित कर दिए कि इन सिद्धांतों पर चलकर कोई भी समाज, व्यक्ति और सत्ता एक आदर्श स्थिति में जा सकता है। और उसने इस हेतु अपना न्याय सिद्धांत, एक शिक्षा योजना बतलाई, एक साम्यवादी योजना बतलाई, और उन साम्य शिक्षा सिद्धांत, साम्यवादी योजना और न्याय ये आदर्श राज्य के आधार स्तंभ भी इन्होंने माने हैं। हम कह सकते हैं कि अलग अलग विचारकों ने अपने अलग अलग रूपों में राज्य और व्यक्ति के संबंधों को आदर्श स्थिति में लाने के लिए प्रयास किए। जैसे प्लेटो के बाद हम देखें तो हीगल ने भी आदर्शवादी विचारधारा का पक्ष पोषण किया है, या हम यूँ कहें हीगल आदर्शवादी विचारक माना जाता है। हीगल ने अपने विचारों में ये माना है कि समाज में वाद, प्रतिवाद और संवाद, तीन प्रवृत्तियाँ चलती रहती हैं। ये मनुष्य के विचार में चलती रहती है, और मनुष्य के चिंतन में सामान्य स्थिति वाद कहलाती है, और जब मनुष्य के चिंतन में उठापटक या हम कहें उथल पथल की स्थिति आती है उसको उसने प्रतिवाद कहे, और फिर वापस सामान्य स्थिति स्थापित होती है उसको संवाद के नाम से समझ किया। इस प्रकार का द्वंद्व मानव मस्तिष्क में, विचारों में चलता रहता है, और ये द्वंद्व ही समाज के परिवर्तन का आधार उसने माना है। इस प्रकार हीगल ने भी राज्य के बारे में अपनी विवेचना प्रस्तुत की है, और राज्य के बारे में उन्होंने अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत दी है। यहाँ तक कहा है कि राज्य तो पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है, राज्य को ईश्वर ने बनाया। इसके बाद हम कहें टी.एच. ग्रीन ने राज्य और व्यक्ति के बारे में लिखा है, और ये माना है कि राज्य तो अपने आप नहीं बना है, व्यक्तियों की इच्छा का परिणाम है, और राज्य किसी बल के माध्यम से नहीं, व्यक्तियों की स्वेच्छा से, उनकी इच्छा से उनके ऊपर स्वीकार किया गया निकाय है। तो राज्य और व्यक्ति में कोई विरोध नहीं है। इन सारे विचारकों के विश्लेषण का हम अवलोकन करने के पश्चात आदर्शवादी विचारधारा की कुछ सामान्य विशेषताएं भी बतला सकते हैं कि आदर्शवादी विचारधारा या आदर्शवादी दृष्टिकोण किन किन बातों पर बल देता है। इनको स्पष्ट करने के लिए उसके सिद्धांत कहे जा सकते हैं, उसकी विशेषताएं की जा सकती हैं, या हम यूँ कहें आदर्शवाद के लक्षण माने जा सकते हैं। अब आदर्शवादियों के सिद्धांतों को स्पष्ट करें तो पहली बात हम कह सकते हैं कि आदर्शवादियों के अनुसार राज्य नैतिक संस्था है, राज्य कोई बुराई नहीं है, राज्य कोई शोषण का यंत्र नहीं है, और राज्य न ही एक तरह से किसी प्रकार के व्यक्तियों को प्रतिबंधित करने वाला है, राज्य तो नैतिक है। इनके अनुसार राज्य नैतिक संस्था होने के कारण समाज के लोगों के मन में उसके प्रति काफ़ी श्रद्धा या कहीं उसके प्रति काफ़ी समर्पण की भावना होनी चाहिए, और राज्य कभी भी कोई गलती नहीं करता। इस प्रकार की उन्होंने बात कही है, तो राज्य को एक नैतिक संस्था, अच्छी संस्था के रूप में आदर्शवादियों ने स्वीकार किया। दूसरी हम कहें राज्य और व्यक्ति की तुलना उन्होंने करते समय किसको गौण माना है, किसको श्रेष्ठ माना है। इस संदर्भ में उनकी दूसरी जो विचारधारा है, हम कहें उनका दूसरा जो लक्षण है वो हम ये कह सकते हैं कि आदर्शवाद दृष्टिकोण के अनुसार, विचारधारा के अनुसार राज्य साध्य, व्यक्ति साधन, अर्थात आदर्शवादियों ने राज्य को तो सर्वोच्च माना है, प्रभावशाली माना है, व्यक्ति को गौण माना है। इस प्रकार ये साध्य और साधन की धारणा में राज्य को साध्य, व्यक्ति को साधन मानते हैं,
और व्यक्ति को राज्य का अंग मात्र मानते राज्य को मानते हैं। तीसरी बात हम कहें तो राज्य का आधार शक्ति नहीं इच्छा है। इसमें आदर्श टी.एच. ग्रीन जैसे विचारकों ने माना है कि राज्य को किसी ने बनाया नहीं है, राज्य तो व्यक्तियों की इच्छाओं का परिणाम है। या हम यूँ कहें, ग्रीन जैसे विचारक, आदर्शवादी विचारक यह मानते हैं कि राज्य बल के माध्यम से व्यक्तियों के ऊपर सत्ता नहीं कर रहा है, राज्य व्यक्तियों की इच्छा के अनुरूप सत्ता का प्रयोग, राज्य इच्छा के अनुरूप उनके अधिकार और शक्तियों को लेते हुए उनके उद्देश्यों को पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ विचारक ये भी मानते हैं राज्य एक आत्मनिर्भर संगठन है। आदर्शवाद में ये माना जाता है राज्य आत्मनिर्भर संगठन है, अर्थात इनके अनुसार राज्य व्यक्ति अपने जीवन को पूरा नहीं कर सकता, व्यक्ति अपनी आवश्यकताएं पूर्ण नहीं कर सकता, इसलिए वो अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए राज्य पर निर्भर कर रहता है। और राज्य एक बड़ा निकाय होने के कारण आत्मनिर्भर है और व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाने में वो सहायक माना जा सकता है। तो आदर्शवादी विचारक राज्य को एक आत्मनिर्भर संगठन के रूप में भी मानते हैं। इसके अलावा हम कहें आदर्शवादी विचारधारा में यह भी माना जाता है कि व्यक्ति के कोई अधिकार और स्वतंत्रता नहीं है, अर्थात व्यक्ति के अधिकार और स्वतंत्रता राज्य नियंत्रित, ये एक विशेषता, एक लक्षण आदर्शवाद का और माना जा सकता है। इस विचारधारा में ये माना जाता है कि व्यक्ति को किसी प्रकार के कोई अधिकार नहीं होने चाहिए, व्यक्ति की स्वतंत्रता राज्य के आज्ञा पालन में निहित है, अर्थात व्यक्ति अपने दायित्व का निर्वाह करे और अपने उसके अधिकारों की, उसकी स्वतंत्रता की स्वतः ही रक्षा हो जाएगी, अर्थात कर्तव्य पालन में अधिकार और स्वतंत्रता निहित है। क्योंकि व्यक्ति जब कर्तव्य पालन करेंगे, दूसरों के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, तो राज्य को व्यवस्था बनाने में कोई ज़्यादा कठिनाई नहीं आएगी और राज्य आसानी से व्यवस्था बनाए रखेगा। और जब समाज व्यवस्था होगी तो व्यक्ति के अधिकार और स्वतंत्रता स्वतः ही अक्षुण्ण रहेंगे, उन पर कोई प्रतिबंध नहीं लगेंगे। तो आदर्शवाद में व्यक्ति के अधिकारों और स्वतंत्रताओं को राज्य में ही निहित माना है। तो हम कह सकते हैं इन्होंने राज्य को केंद्र मानते हुए राज्य के बारे में, व्यक्ति के बारे में अपना चिंतन प्रस्तुत किया है और राज्य को एक अच्छी संस्था के रूप में स्वीकार किया है, राज्य को सर्वोपरि संस्था के रूप में स्वीकार किया है, राज्य को ईश्वर के अवतार के रूप में स्वीकार किया है, राज्य का आधार इच्छा माना है और इन्होंने राज्य को एक आत्मनिर्भर संगठन माना है। तो हम ये कह सकते हैं कि आदर्शवादियों ने राज्य और व्यक्ति के आपसी संबंधों का विश्लेषण करके यह स्पष्ट करने का प्रयास किया कि राज्य और व्यक्ति दोनों आपस में अंतः संबंधित हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। राज्य के बिना व्यक्ति का कोई आधार नहीं है और व्यक्तियों के बिना राज्य का कोई आधार नहीं है, दोनों एक दूसरे को पूरक मानते हैं। इसके अलावा हम कहें तो राज्य और व्यक्ति दोनों ही आपस में किसी प्रकार का गतिरोध नहीं रखते, ये बात हमने स्पष्ट करने का इस पॉइंट में किया है। और आगे हम देखें तो इस विचारधारा की कुछ कमियां भी रही। हालांकि इस विचारधारा में राज्य को सर्वोपरि माना गया, उसे काफ़ी शक्तियाँ दी गई, दोनों राज्य को एक अच्छे संगठन के रूप में, नैतिक संगठन के रूप में स्वीकार किया गया, लेकिन कुछ विचारकों द्वारा इसकी आलोचना भी की गई है। और ये कहा गया कि आदर्शवाद में जो बातें कही है, आदर्शवाद में विचारकों ने जो सिद्धांत कहे वो यथार्थ जीवन में संभव नहीं है, व्यवहार में उनको लागू नहीं किया जा सकता, ये केवल काल्पनिक जगत में ही, वैचारिक जगत में ही संभव है। यदि यथार्थ में ऐसा लागू करने का प्रयास किया जाए तो राज्य अपने उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर सकता, व्यक्ति का कल्याण हो ही नहीं सकता। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि राजनीतिक चिंतन में ये जो आदर्शवादी विचारधारा है राज्य के और व्यक्ति के संबंधों को स्पष्ट करती है, लेकिन फिर भी इसमें कुछ कमियां रही हैं और इन कमियों को दूर करने के लिए कुछ अनेक अवधारणाएं और उभर कर आई, उनका भी हम आगे की वीडियो में अध्ययन करेंगे। आज हम इस वीडियो में इतना ही अध्ययन करते हैं। आप सभी का धन्यवाद।